हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नया प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर बहुत ही मजेदार है। चैप्टर का नाम है बेटा डेप्रीसिएशन। और बेटा इनिशियली स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी थ्योरी से। प्रैक्टिकल पोर्शन पे बेटा आज जाते जाते शिफ्ट कर जाएंगे, नहीं तो कल तो 100% शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी बेटा, बेस तैयार करते हैं चैप्टर का, फिर बढ़ेंगे बेटा आगे। चलो जी बेटा, सबसे पहले डेप्रीसिएशन का मीनिंग, ऑल्दो बेटा इसकी बात मैंने पहले भी की है, जल्दी जल्दी से नोट करना बेटा। जल्दी से लिखना बेटा। चलो जी बेटा, ऑल्दो मैं इसकी बात पहले भी की है, डेप्रीसिएशन क्या होता है बेटा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में हमेशा लिखता था। आज मैंने बेटा वर्ड को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया बेटा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया। इनटेंजिबल भी होती है हमारे पास, मैंने लिख दिया बेटा फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और बेटा वजहें तीन, आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो बेटा, इन तीन वजह से उसकी वैल्यू गिरती रहती है। मैंने चर्चा पहले भी की है आपके साथ, अभी 2-3 दिन पहले ही बेटा। नॉर्मल वियर एंड टियर, वियर एंड टियर क्या होता है बेटा? बेटा छोटी मोटी टूट फूट को बोलते हैं। मैंने आपको उस टाइम भी एग्जांपल देकर बताया था बेटा, मान लो मैं ये चेयर खरीद कर लाया, मेरे लिए ये फर्नीचर है बेटा, मेरे लिए ये फिक्स्ड एसेट्स है बेटा। आप लोग बैठते हो, मैं बैठता हूं, इस्तेमाल करते हैं, छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है बेटा। क्या छोटी मोटी टूट फूट से इसकी वैल्यू गिरती है बेटा? पक्का। मैं अगर इसको 800 का खरीद के लाया, ये 800 की तो नहीं जाएगी ना वापसी बेटा, कुछ तो वैल्यू गिरी होगी ना बेटा, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है। तो बेटा यही तो डेप्रीसिएशन है। जब भी किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है, वजह है बेटा छोटी मोटी टूट फूट। आप इस्तेमाल करोगे तो छोटी मोटी टूट फूट होगी बेटा, जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू खोते हैं बेटा। दूसरी वजह है बेटा पैसेज ऑफ टाइम। मैं बोलता हूं बेटा, अगर आपने किसी चीज को यूज भी नहीं करा बेटा, लेकिन बहुत सारा टाइम पीरियड उसका निकल गया, मैं बोलता हूं मैं चेयर उठाकर ले आया बेटा 800 रुपए की, मैंने 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं करी बेटा, इसी कमरे में पड़े रहने दी बेटा, 6 महीने बाद बेचने जाऊंगा, 800 की कोई ले लेगा? मानते हो बेटा? विद द पैसेज ऑफ टाइम फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू खोती होंगी बेटा। उस दिन मैंने एग्जांपल लेकर बोला था कार का। आप शोरूम से नई कार निकलवा के लेके आओ बेटा, ठीक है ना, 10 किलोमीटर आपने चलाई है, बस शोरूम से लेकर घर तक आई है बेटा। 6 महीने आपने कार बिल्कुल नहीं चलाई बेटा, एक बार भी स्टार्ट भी नहीं की, और अब बेटा आप 6 महीने के बाद उसे बेचने निकल गए, पूरा दाम। विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू खोती हैं बेटा। क्या ये भी डेप्रीसिएशन होता है बेटा? 100% केस में ये भी डेप्रीसिएशन होता है। और बेटा आगे बढ़ू बेटा, बात करता हूं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, दैट सिंपली मींस चेंज इन द टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था बेटा BS3 इंजन का। मैं छोड़ो बेटा BS3 इंजन की बात नहीं करता, कुछ और बात करता हूं बेटा। मान लो ये जमाना चल रहा है कीपैड फोन का, मैं कीपैड फोन खरीद कर लाया हूं अभी बेटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2000 रुपए, और बेटा मैंने आकर संभाल के रख दिया कीपैड फोन। 1 महीना संभला रहा बेटा, एक महीना नहीं, 1 साल संभला रहा बेटा। 1 साल के बाद टेक्नोलॉजी बदल गई बेटा, मार्केट में स्मार्टफोन आ गए बेटा, ठीक है ना, और आज मैं इसको बेचने निकल जाऊं बेटा, 2000 का बिक जाएगा। आज की तारीख में नए फोन की कीमत ही 1500 है बेटा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है बेटा, लोग सारे स्मार्टफोन की तरफ भाग रहे हैं बेटा, और बाबू कीपैड फोन को दुनिया छोड़ती चली जा रही है। कंपनी ने ही दाम 1500 कर दिया होगा बेटा। कहीं ना कहीं बेटा टेक्नोलॉजी बदल जाने से भी फिक्स्ड एसेट्स का दाम गिर जाता है। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स का दाम गिरता है बेटा इन 3 चीजों की वजह से।
या तो बेटा छोटी मोटी टूट फूट, या बेटा पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ वैल्यू गिर जाती है, या बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो कि चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। बताओ जी, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक बात समझ में आई? बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी के हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और बात कर लेता हूं, इंक जेट प्रिंटर। पता है बेटा इंक जेट प्रिंटर क्या होता है और लेजर प्रिंटर क्या होता है? किसी ने देखे हो तो देखा है? बैंक गए हो कभी स्टेटमेंट प्रिंट कराने? ठीक है ना, बैंक में स्टेटमेंट कैसे प्रिंट होती है? टक 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 ऐसे आवाज आती है बेटा, जैसे बाबू पुराने जमाने में टाइपराइटर चलते थे। ठीक है ना बेटा, वो जो बैंक प्रिंटर यूज करता है वो इंक जेट प्रिंटर होते हैं, उनकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। लेजर प्रिंटर हमने तो अपने ऑफिस में देखा है, आपने भी देखा हो कैसे। बेटा मेरा प्रिंटर 1 मिनट में 14 पेज निकालता है, वहां कोई आवाज नहीं आती, सीधा पेपर आता है, सीधा पेपर बाहर बेटा। ठीक है ना, 1 मिनट में 14 पेज। मैं बोलता हूं मैंने इंकजेट प्रिंटर लेकर रख लिया बेटा, और बिल्कुल पैक रखा हुआ है बेटा। ठीक है ना, 2 साल में बेटा मार्केट में लेजर प्रिंटर इशू हो गए, क्या बेटा इंकजेट प्रिंटर का दाम गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बेटा जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती है बेटा, एडवांस होती है बेटा, पुरानी टेक्नोलॉजी का दाम ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है बेटा। यही तो डेप्रिसिएशन है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर। इसे एफ्लक्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं, पैसेज ऑफ टाइम भी बोलते हैं बेटा, एफ्लक्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं बेटा, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, या इसको आप चेंज इन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। अभी तक कोई बात में दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा। लो प्यारे बच्चों, मैं आगे की बात करता हूं बेटा। बाबू मैं लिख रहा हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन, रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। बेटा मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले आप मेरे साथ साथ रहेंगे, बहुत आराम से इस चीज को समझेंगे। सबसे पहली चीज बेटा डेप्रीसिएशन से रिलेटेड जो मुझे समझानी है उसका नाम है बेटा कॉस्ट प्राइस। बेटा बाबू डेप्रीसिएशन से रिलेटेड बहुत सारी टर्म समझानी है, सबसे पहले चीज जो मेरे को समझानी है वो है कॉस्ट प्राइस। बेटा ये किस चीज के कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है? ये फिक्स्ड एसेट्स के कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है। और बेटा आपको बता देता हूं, जर्नल एंट्री में मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी, लेकिन एक बार हल्की सी चर्चा फिर। मैं आपको बोलूं बेटा, मैं कोई मशीनरी खरीद कर आया जिसका दाम है बेटा 6 लाख रुपए। मैं कोई मशीनरी खरीद कर लाया जिसका दाम है बेटा 6 लाख रुपए, और बेटा ये मशीनरी बहुत बड़ी है बेटा, लेंथ में समझ लो इस कमरे के बराबर है। ठीक है ना, इस मशीनरी को हमने खरीदा है लेट्स सपोज सहारनपुर सिटी से ही किसी जगह पर, मान लो रेलवे रोड, और आपकी फैक्ट्री कहाँ है बेटा? आपकी फैक्ट्री जनता रोड। ठीक है बेटा, बाबू जिस पर्सन से आपने खरीदा उसने बोला ये ऐसे थोड़ी जाने वाली है, आपको क्या लग रहा है ये ऐसे ही चली जाएगी? ये तो क्रेन में जाएगी, ये तो क्रेन के साथ बंधेगी, क्रेन लेकर जाएगा इसको। मैंने कहा अच्छा क्रेन भी बुलानी पड़ेगी? उसने कहा हाँ, कोई मशीनरी ऐसे थोड़ी चली जाती है बेटा। बाबू मैंने क्रेन वाले से पूछा क्या किराया भाड़ा लोगे? उसने बोला इसकी तो कम से कम 30,000 रुपये फ्रेट लूंगा मैं। मैंने कहा चल ठीक है भाई, मैं देने को तैयार हूं। बेटा मैंने फ्रेट पे करी जिसका अमाउंट है 30,000 रुपी। बेटा जैसे ही मेरी फैक्ट्री प्रेमाइसिस में ये मशीन पहुंच गई, बेटा मशीनरी बहुत वाइब्रेट करती है, ये सीधा जमीन पे नहीं रख सकते। इसके लिए बेटा कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। बेटा जिससे मैंने मशीनरी खरीदी उसने राय दी कि ये मशीनरी बहुत वाइब्रेट करती है, इसको आप सीधा जमीन पे नहीं रख सकते। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा जिसको आप फाउंडेशन बोलते हो बेटा। ठीक है ना, इसके बदले में बेटा मैंने एक मिस्त्री को बुलाया, उसे समझाया कि ऐसे ऐसे इसका एक बेस तैयार होगा। कई बार आप देखते हो बेटा कंपनी जनरेटर भी सीधा जमीन पे नहीं रखती, देखा है आपने बेटा? एक फाउंडेशन बनी होती है छोटी सी बेटा, ठीक है ना, इतनी छोटी मोटाई की फाउंडेशन बनी होती है, उसके ऊपर जनरेटर रखा होता है, वो भी बड़ा वाइब्रेट करता है। ठीक है ना बेटा? तो बाबू मिस्त्री ने बोला कि मैं तो बना दूंगा इसकी फाउंडेशन, इसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे बेटा 10-15 हज़ार रुपए, जितने भी उसने बोले। बेटा इसको हम बोलते हैं इरेक्शन चार्जेस। बेटा इरेक्शन चार्जेस उसने मुझसे मांगे बेटा 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, या ब्ला ब्ला कुछ भी समझ लो। ठीक है ना बेटा? इसके अलावा बेटा एक इंजीनियर आएगा जो उसको इंस्टॉल करने आएगा बेटा, और वो इंस्टॉलेशन चार्जेस मांग रहा है बेटा 15,000 रुपए के। बाबू मैंने उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे कर दिए बेटा, जिसकी वर्थ है 15,000 रुपए। बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मशीनरी मुझे 6 लाख की नहीं पड़ी। मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी, तो बेटा ये 6 लाख नहीं होगा। बहुत अच्छे से जानते हो ना बेटा,
कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी कैसे निकलेगा बेटा? परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी प्लस बेटा फ्रेट प्लस कैरेज भी हो सकता है बेटा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, इरेक्शन चार्जेस भी हो सकते हैं, और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं बेटा। जैसे हमने इंपोर्ट ड्यूटी की भी बात की थी वहां पर जर्नल एंट्री में, याद है ना बेटा? ये सब बातें हो चुकी है ना, मैंने कोई नई बात तो नहीं बताई। सर कैसी बातें करो, शक्लें ऐसे बता रहे हो जैसे मैंने कभी बताई नहीं है बात। ये बात तो बताई हुई है मैंने बेटा, याद है ना आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना? फिर ही तो डैप लगाता हूं मैं बेटा मशीनरी पे जब जर्नल एंट्री करता था, ठीक है ना बेटा? तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा मशीनरी का बेटा? ये खर्चे ऐड करने हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं बेटा। और में क्या हो सकता है बेटा? एक खर्चा कैरेज का भी हो सकता है, एक खर्चा बेटा इंपोर्ट ड्यूटी के नाम का भी हो सकता है। एक बात और बोल देता हूं बड़ी जरूरी, जो बेटा पेपर का 100% पार्ट होगी, जो भी पेपर देने जा रहे हैं, जीएसटी आपको बेटा जरूर देगा कि आपने मशीनरी खरीदी है 6 लाख और इसके ऊपर जीएसटी है कुछ भी परसेंट, लेट सपोज 12%, तो आप 72,000 का जीएसटी पे करके आए हो। बेटा जीएसटी आप मशीनरी की कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे, बाकी सारे खर्चे जोड़ोगे। जीएसटी क्यों नहीं जोड़ना ये भी समझ लो बेटा, क्योंकि जीएसटी की छूट सरकार आपको दे देती है। मैं अगर मशीनरी खरीद कर लाया, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है बेटा उनको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना? मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बेटा वो रट्टा मार लो बेटा, जीएसटी नहीं जोड़ना। सिर्फ एक ही बात रटने को कह रहा हूं मैं, कुछ और नहीं कह रहा हूं बेटा। मैं जीएसटी देकर आया 72,000 बेटा, इसको मैं बुक्स में इनपुट के नाम से रिकॉर्ड करता था और जब भी सरकार को आउटपुट टैक्स देता था इसकी छूट वहां पर ले लेता था। तो बेटा सरकार कहेगी एक जगह पर छूट देती हूं मैं बेटा, डेप्रीसिएशन की इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन बेटा अभी आपको उसके बारे में नहीं पता। सरकार कहती है एक ही जगह छूट दूंगी मैं, ठीक है ना? जब आप टैक्स पे करते हो तो इसकी छूट ले लेते हो, इसलिए मैं मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं करने दूंगी आपको किसी भी हाल में। समझ आई बात? यानी कि बेटा जीएसटी ऐड नहीं होने वाला कॉस्ट में, बाकी सारे खर्चों को छोड़ना मत। क्लियर बात? कॉस्ट प्राइस टर्म क्लियर हुई बेटा, ठीक है ना? बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन पढ़ रहे हैं। पहली बात कॉस्ट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है। क्लियर? बढ़े आगे, पहले इसको लिखना फिर लिखेंगे बेटा आगे। लो बेटा सेकंड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं बेटा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। लिखना बेटा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या बेटा इसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। सामने देखना प्यारे बच्चों, बेटा आपने जिस भी कंपनी से ये मशीनरी खरीदी, आपको मान लो बेटा मशीनरी खरीदने का जो दाम पड़ा वो टोटल 7 लाख की मशीन पड़ गई, ठीक है ना? परचेज प्राइस 6 लाख, लेकिन बहुत सारे खर्चे आपने बेटा मशीनरी से रिलेटेड कर दिए। जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीनरी हैं। ये बात पता है ना आपको बेटा बात, ठीक है ना? वैसे एक बात यहां पर बोल देनी जरूरी है, मैं बोल देता हूं बेटा, जितना समझ में आए उतना रख लेना। बाबू जितने बेटा ये खर्चे हैं ना, सही मायने में इन खर्चों का नेचर पता है क्या होता है? ये जितने भी खर्चे दिखाई दे रहे हैं, सही मायनों में इन खर्चे का नेचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं याद करूं बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे स्टेशनरी का खर्चा है, कोई एसेट नहीं बनाता है बेटा, जो चीज एसेट नहीं बनाती उन्हें हम रेवेन्यू खर्चे बोलते हैं। स्टेशनरी खर्चा, कैरेज का खर्चा, वेजेस का खर्चा, सैलरी का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन कहता है बेटा इन खर्चों को कैपिटलाइज्ड कर दो, कैपिटलाइज्ड कर दो। कैपिटलाइज करने का मतलब पता है क्या होता है बेटा? इनको कैपिटल नेचर का मान लो। और बेटा जब मैं इसको मशीनरी में जोड़ रहा होता हूं ना, मैं पहले ही कैपिटल नेचर का मान रहा होता हूं। कैपिटलाइज्ड वर्ड का मतलब समझा रहा हूं मैं बेटा, ठीक है ना? कैपिटलाइज्ड कर दो मतलब कहने का मतलब ये खर्चे होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन जब ये कहे कैपिटलाइज कर दो यानी कि बेटा मशीनरी की वैल्यू में जोड़ दो बेटा, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाने वाले हैं, कैपिटल नेचर का मानने वाले हैं, ठीक है ना बेटा? बाबू मैंने मशीनरी खरीदी 6 लाख की, लेकिन बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने बहुत सारे खर्चे कर दिए, मैं मशीनरी दिखा रहा हूं 7 लाख रुपए की। ये जो 1 लाख के खर्चे है ना बेटा, मैं इनको कैपिटलाइज ही तो कर रहा हूं। सही मायने में खर्चे तो रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई,
जब तक मैंने इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं करी, मैंने जितने खर्चे करे बेटा, ये सब के सब मैं मशीनरी ही मानता हूं। कोई मुझसे पूछे मशीनरी कितने की पड़ी, मैं ये थोड़ी बोलूंगा 6 लाख, मैं क्लियर कट बोलूंगा 7 लाख की पड़ी भाई। इंस्टॉल होते होते 7 लाख रुपए लग गए मेरे। तो मैंने बेटा बीच के जो 1 लाख रुपए के खर्चे हैं, इन सबको कैपिटलाइज ही तो किया। क्लियर बात। अब बेटा सामने देखना, 7 लाख रुपए की मुझे मशीनरी पड़ी। मैंने कंपनी से पूछा क्या समझते हो आप, क्या लाइफ होगी बेटा इस मशीनरी की, क्या लाइफ होगी बेटा, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि बेटा मेरा बैंक ही है 7 लाख का, ये जनरेटर ही खरीदा मैंने, अ काइंड ऑफ मशीनरी। बेटा किर्लोस्कर कंपनी का जनरेटर है, किर्लोस्कर कंपनी ने कहा इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 20 साल। अंदाजा है ये 20 साल चल जाएगा, थियोरेटिकल लाइफ इसकी 20 साल। मैंने कहा जी ठीक, बहुत अच्छी बात। मैंने अंदाजा लगाया कि 20 साल के बाद ये जनरेटर बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा बेटा, ये मशीनरी रहेगी नहीं। उस टाइम पर ये सिर्फ क्या होगा मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप, सिर्फ बेटा कूड़ा है मेरे लिए ये, ठीक है ना बेटा। लेकिन लोहा कूड़े के भाव भी तो बिकता है बेटा, ठीक है ना बेटा। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल का मतलब समझते हो बेटा, रेजिड्यू वर्ड से बना है। रेजिड्यू मतलब बचा कुचा, अरे कुछ तो बचेगा ना, लोहा गल के बिल्कुल तो नहीं खत्म हो जाएगा ना। सर जनरेटर ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी परफॉर्मेंस गिरेगी, पर ये थोड़ी ना बिल्कुल खत्म होकर गल के गायब हो जाएगा बेटा, कुछ तो बचेगा ही। सर 100 किलो का होगा आज वेट, कल को बेटा 70 किलो तो बचेगा ही। लोहे के भाव कुछ तो बिकता होगा। मैंने अंदाजा लगाया कि बेटा 20 साल के बाद 40 रुपए किलो रेट होगा बेटा लोहे का, 75 किलो ये बचेगा, यानी कि इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वुड बी 3000। स्क्रैप वैल्यू का मतलब समझ में आया बेटा, स्क्रैप। सर कुछ भी मशीनरी हो, हर मशीनरी में लोहा लगा है, आखिरी टाइम पर बेटा कुछ तो लोहा बचेगा, वही उसकी स्क्रैप वैल्यू है, वही उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। मतलब इससे नीचे नहीं जा सकती वैल्यू, कुछ भी हो जाए, 3000 तो मिल ही जाएंगे जी। लेकिन बेटा ये वैल्यू एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। आज बैठा सोच रहा हूं 20 साल आगे की बात, किसने देखे 20 साल, सर मेरा अंदाजा है। वर्ड क्लियर हुआ, समझ आया। लिखना तो कुछ है नहीं बेटा, सामने देखना बेटा। थर्ड टर्मिनोलॉजी जो मुझे बतानी है वो है बेटा डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना। डेप्रीशिएबल अमाउंट से मैं क्या समझता हूं बेटा, डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। प्यारे बच्चों सामने देखना, इसी एग्जांपल को समझते हैं और बेटा समझाता हूं आपको डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या चीज होती है। लिखने में जोर मत दो यार, ठीक है ना, बहुत टाइम दूंगा लिखने का। बेटा मैंने मशीनरी 7 लाख की खरीदी, कुछ भी हो जाए इसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा गिरने नहीं वाली, कुछ भी हो जाए बेटा। मेरा अंदाजा 75 किलो लोहा बचेगा, 40 रुपए किलो बिकी जाएगा बेटा, ठीक है ना। 7 लाख की मशीनरी खरीदी आपने और बेटा 3000 आखिरी में इसकी वैल्यू मिल ही जाएगी आपको, यानी कि जो वैल्यू मुझे बुक्स में खत्म करनी है, जो डेप्रीशिएट करनी है, वो बेटा 6,97,000 है। सर मैंने 7 लाख की मशीनरी खरीदी, धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरेगी, कभी वैल्यू 3000 से नीचे तो नहीं रहेगी ना बेटा, 3000 तो मिलेंगे ना, यानी कि जो टोटल वैल्यू मैं अपनी बुक्स में गिरा सकता हूं, डेप्रीसिएशन के नाम की रिकॉर्ड कर सकता हूं, वो 6,97,000 है। समझ आया ना। डेप्रीशिएबल अमाउंट, किस अमाउंट को आप डेप्रीशिएट कर सकते हो। 7 लाख की चीज खरीद रहा हूं, 3 की तो बचेगी बेटा, तो किसको डेप्रीशिएट करता हूं, 6,97,000 ही बेटा बुक्स में डेप्रीशिएट कर सकता हूं। क्लियर है बात, पूरे 7 लाख डेप्रीशिएट कर सकता हूं। सर 3000 तो कभी भी मिल जाएंगे आपको, क्लियर बात। और बेटा बस लास्ट बात, जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है, बस वर्ड ही लिखना है मेरे को, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, या बेटा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट भी बोलते हैं इसको। बेटा हर एसेट की एक लाइफ होती है बेटा, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया कि मुझे मेरी कंपनी ने बताया कि ये मशीनरी है जो किर्लोस्कर का जनरेटर है, इसकी लाइफ 20 साल है। बेटा आप कोई मशीनरी खरीद लो दुनिया में, उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है।
यूजर मैनुअल आप पढ़ते नहीं बेटा, हर यूजर मैनुअल में लिखा होता है बेटा इस मशीनरी की कितनी लाइफ है हमारे हिसाब से। क्लियर है बात? वो बेटा उस एसेट की यूजफुल लाइफ है या इकोनॉमिक लाइफ बोलते हैं हम उसको बेटा। क्लियर बात? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है बेटा जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। सिर्फ 4 बातें, कॉस्ट प्राइस बेटा, उसके बाद हमने बात करी रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू की, फिर हमने बात करी डेप्रिशिएबल अमाउंट की, और बेटा फिर हमने बात करी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। क्लियर बात? मेरे एग्जांपल में ये 20 साल है। लिखना बेटा जो लिखना है आपने, फिर बढ़ते हैं आगे। लो बेटा, बस आज के लिए कुछ आखिरी मुद्दों को टच करता हूं। बाबू बात कर रहा हूं डेप्रिसिएशन के मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा ऑल्दो आपको बता देता हूं, जब आप कभी सीए एंट्रेंस देंगे तो आपको 13 तरीके बताए जाएंगे जिससे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, कुछ 13 तरीके। ठीक है, मुझे आज आपको 2 ही बताने, और बेटा आपके कोर्स में 3 मेथड हैं वैसे टोटल, आज मैं 2 की चर्चा करूंगा। ठीक है, कुछ दिन के बाद तीसरा इंट्रोड्यूस करूंगा, 3 है आपके कोर्स में, वैसे 13 होते हैं बेटा। ठीक है जी, लो बेटा, खैर बहुत इजी है बेटा। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा मैं इसके ऊपर थ्योरेटिकली भी कुछ ना कुछ लिखवाऊंगा, लेकिन बेटा पहले इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। 2 तरीके हैं बेटा डेप कैलकुलेट करने के, लिखेगा कोई नहीं, अब मान्या कुछ ही बिल्कुल पेन छोड़ दो। बेटा पहला मेथड है बेटा, इसको हम प्यार से बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और बेटा मैं इसका नाम हमेशा और हमेशा बोलता रहूंगा SLM। ठीक है ना, हमेशा इसका नाम एक ही बोलता रहूंगा मैं, SLM मेथड। वैसे इसको बता देता हूं, इसके 2-3 नाम और भी हैं बेटा। इसको कुछ लोग प्यार से बोलते हैं बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कुछ लोग बेटा इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। लेकिन बेटा मैं इसको हमेशा प्यार से बोलूंगा SLM। ठीक है ना, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है ना, बोलने में कितना बढ़िया लगता है यार, SLM। ठीक है ना प्यारे बच्चों। लो बेटा दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बेटा प्यार से इसको बोलते हैं, प्यारे प्यारे नाम है बेटा इनके, WDV। ठीक है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है ना, WDV बेटा, और मैं हमेशा से WDV बोलूंगा। ठीक है ना बाबू, इंडियंस आर वेरी लेजी, इतना बड़ा नाम बोल के करना क्या है बेटा। और इसका एक और दूसरा नाम भी होता है बेटा डिमिनिशिंग मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। बाबू पहले आप आराम से समझेंगे डैप इसमें कैसे लगता है और इसमें कैसे लगता है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा इसके नाम ऐसे क्यों रखे गए। ठीक है जी, आपको समझ में भी आ जाएगा बेटा इसके नाम ऐसे रखे ही क्यों गए। बेटा समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, सब सामने देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आपने बेटा आज मान लो 1 अप्रैल 2012 को एक एसेट खरीदी बेटा, जिसकी वैल्यू है, मान लो एक फिक्स एसेट्स खरीदी बेटा जिसकी वैल्यू है बेटा 1 लाख रुपए। ठीक है बाबू, और आपको कहता है बेटा इसके ऊपर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एज पर SLM मेथड, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एज पर SLM मेथड 10% पर एनम। पर एनम मतलब होता है बेटा पूरे साल भर का 10%। ठीक है जी, पर एनम मतलब साल भर का, 1 साल का डैप बेटा 10% है। मैंने बेटा मशीनरी कितने की खरीदी, 1 लाख रुपए की। इसने कुछ और खर्चा बताया आपको? कुछ नहीं बताया। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 1 लाख, मुझे 1 लाख की मशीनरी पड़ी है। डेप्रीसिएशन लगाना है 10% बेटा, और बाबू मेथड का नाम है SLM के अकॉर्डिंग लगाना है। तो बेटा मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2012 को, पहला साल खत्म हुआ बेटा 31 मार्च 2013 को। ठीक है, मैंने मशीनरी खरीदी थी बेटा 1 लाख रुपए की। बेटा साल खत्म हो गया, इस साल में कितना डैप लगना चाहिए बेटा? 10% ऑफ 1 लाख, यानी कि बेटा कितना? 10,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? निकाल लोगे ना परसेंटेज? तुम शक्लें ऐसे बनाते हो, मुझे डर लगने लगता है कि ये परसेंटेज भी निकालनी आती होगी कि नहीं आती हो। ठीक है ना, ऐसी शक्लें मत बनाया करो यार, मुझे बहुत डर लगता है। हंस के पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा बेटा। तो बेटा साल खत्म हो गया जी,
बाबू अब अगला साल खत्म होता है बेटा 31 मार्च 2014 को। बहुत आराम से प्यारे बच्चों बात को सुनना बेटा, मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और बेटा एक और नाम भी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब हर साल जो डैप लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी? ₹1 लाख, यानी कि हर साल जो डैप लगाओगे वो बेटा 10% लगाओगे किस पर? ओरिजिनल कॉस्ट पर। यानी कि बेटा अगले साल का डैप कितना? 10,000, 10% 1 लाख का बेटा 10,000। बेटा तीसरा साल खत्म हुआ 31 मार्च 15 को, डैप कितना? 10,000 और कितना बेटा 1 लाख का 10% 10,000। आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों है, क्योंकि डैप बेटा फिक्स्ड ही रहेगा। 10 के 10 साल तक 10-10 हजार लगता रहेगा बेटा, 10 साल बाद मशीनरी जीरो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से पहले बताओ, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई ये बात बेटा? क्यों इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट है बेटा, क्यों इसका नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है बेटा? क्लियर है ना बेटा बात? चलो जी अब यहां पर भी आ जाओ बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम समझा ना पाए बेटा इस चीज को। बाबू आज 1 अप्रैल 2012 एग्जाम्पल बिल्कुल सेम, आपने फिक्स एसेट्स खरीदी बेटा जिसकी वर्थ है 1 लाख रुपए, और आपको कहता है बेटा डेप्रीसिएशन आपने चार्ज करना है एज पर WDV। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से 10% पर एनम। बेटा मैंने एग्जांपल बिल्कुल सेम रखा, आपने मशीनरी खरीदी थी बेटा आज 1 लाख रुपए की, साल बीत गया 31 मार्च 2013 आ गया बेटा, साल खत्म हो गया बेटा। पहले साल डैप कितना बाबू? 10,000। मेरी मशीनरी मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, आज मैंने 10% डैप लगाया बेटा, 10,000 रुपए का डैप लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आज सोचो, आज 31 मार्च 13 को, चाहे बात आप ये यहां सोच लो, चाहे बात आप ये यहां सोच लो, 31 मार्च 13 को मेरी एसेट की वैल्यू रह कितनी गई होगी? व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट? अगर मैं पूछूं 1 अप्रैल 2013 को मेरी एसेट कितने की है मेरे पास? सर मैंने 1 लाख की एसेट खरीदी थी माइनस डेप्रीसिएशन, 10,000 का डैप लग गया। अब मेरे पास जो 1 अप्रैल 2013 को रिटर्न डाउन वैल्यू है एसेट की वो 90,000 है। क्या यहां पर भी 90,000 थी बेटा? यहां पर भी 90,000 थी। 1 लाख की एसेट खरीदी थी, 10,000 का डैप लगा था बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू यहां पे भी 90,000 थी। लेकिन ये कहता था बेटा डैप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाकर चलो। लेकिन बेटा ये मेथड का नाम ही क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये कहता है ओरिजिनल कॉस्ट पे डैप नहीं लगाना, हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे डैप लगाना। यानी कि बेटा जो 10% लगेगा वो बेटा 90,000 पे डैप लगेगा। यानी कि बेटा व्हाट वुड बी द रेट ऑन, व्हाट वुड बी द डेप्रीसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2014? बेटा इस पूरे साल का डैप कितना आया होगा? 90,000 का 10%, दैट सिंपली मींस 9,000। मैंने डैप इस पर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया, 1 लाख पे लगाया नहीं, मैंने किस पे डैप लगाया बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लियर हुई ये बात बेटा? 90,000 मेरी मशीन की वैल्यू थी, इस पूरे साल में 9,000 का डैप लग गया, मेरी मशीनरी बची कितने की? 81,000 की। बेटा 31 मार्च 2015 आ गई, डैप कितना? 8100। 10% ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू बेटा 8100। मेरी मशीनरी की वैल्यू बच गई 72,900। 31 मार्च 16 आ गई, डैप कितना? 7290। बेटा मेरी मशीनरी की वैल्यू बच गई 65,610, डैप कितना? 6561, और ये कहानी चलती रहेगी बाबू। इसका नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग, जो वैल्यू डिमिनिश होकर आई बेटा उस पर डैप लगाना। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू पे डैप लगाना। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? 2 मेथड है अभी तक मेरे कोर्स में, बड़े सिंपल, मैं नहीं बोल रहा इसमें कुछ भी तगड़ा है, कुछ तगड़ा है इसमें। क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू? डिफरेंस क्लियर है ना बेटा? ठीक है, थ्योरी लिखा, इस पे थ्योरी लिखवानी है बेटा मेरे को। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर थ्योरी लिखवाता हूं। लो बेटा थ्योरी लिखनी है बेटा, SLM मेथड में भी 3 पॉइंट लिखने हैं और मेरे को WDV में भी 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन
ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रीसिएशन remains constant in SLM. Assets may leads to zero in this method. Depreciation is charged on written down value, written down value. Depreciation falls year by year और बेटा assets never leads to zero in this method. अब लिखना बेटा फटाफट से। लो बेटा बस, अरे गपोड़ियो बस करो, मेरी तरफ देखो। अभी आखिरी की दो बातें और रहती हैं, ठीक है ना, खत्म करके जानिए बेटा, दो बातें और रहती हैं। बेटा पहले तो फटाफट से हम इसको समझ रहे हैं। मैंने लिखा डैप इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, समझ में आया होगा बेटा, 1 लाख पे डैप लगता चला जाएगा, ठीक है ना। वट एवर द रिटर्न डाउन वैल्यू मे बी इन द SLM मेथड, वट एवर द रिटर्न डाउन वैल्यू मे बी, बेटा वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। मेरे को डैप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है और यहाँ पर बेटा मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही डैप चार्ज करना है। दूसरी बात यहाँ समझ में आ रहा होगा बेटा, डैप हमेशा कांस्टेंट रहता है, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, 10 सालों तक यही रहेगा बेटा। और यहाँ डैप हर साल गिरेगा, हर साल गिरेगा, ये देख लो बेटा। मैंने लिखा है डेप्रीसिएशन फॉल्स ईयर बाय ईयर। पहले साल डैप 10,000 का था, अगले साल 9,000 का, इस अगले साल 8,100, इस अगले साल और गिर गया और गिरेगा बेटा। याद रहेगी ना ये बात बाबू। तीसरी बात हमने लिखी, एसेट्स इस मेथड में जीरो हो सकती हैं। दिखाई दे रहा होगा बेटा मेरे एग्जांपल में, 10 साल लगातार 10,000 का डैप लगेगा, ये जीरो हो जाएगी बेटा। इस मेथड में एसेट कभी जीरो नहीं हो सकती। आंसर पॉइंट्स 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 में चले जाएंगे, ठीक है ना। अभी तक तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हुई ना बेटा। जैसे ही 6561 डैप लगाओगे, उससे अगले साल बेटा सब कुछ पॉइंट में जाना शुरू हो जाएगा। एसेट कभी जीरो नहीं होगी। करके दिखा देना बेटा मेरे को, जीरो कभी जीरो नहीं होगी, पक्का। चाहे कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ बेटा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ पॉइंट में रहेगा बेटा। अभी तक की बात समझ में आई। एक बात मैंने अभी टोटल 2 बात करने हैं, एक बात पहले आसान कर लेता हूं और उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे शिफ्ट कर रहा हूं। मैंने बोला था बेटा या तो कल या तो आज जाते जाते। लो प्यारे बच्चों, एक बात बोलता हूं बेटा, 3 वर्ड है ना जो बहुत परेशान करते हैं हमारे को। एक वर्ड है डेप्रीसिएशन, एक वर्ड है बेटा अमोर्टाइजेशन, एक वर्ड है डिप्लीशन। और बेटा कई बार पेपर इसका डिफरेंस पूछता है, ये क्या क्या चीजें हैं। वर्ड है बेटा डेप्रीसिएशन, एक वर्ड है बेटा अमोर्टाइजेशन, एक वर्ड है बेटा डिप्लीशन। बेटा वैसे आपको बता देता हूं, तीनों का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू। तीनों का मतलब होता है बेटा किसी चीज की वैल्यू का गिरना। बेटा डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिख सकते हो, यही होता है बेटा। ये तो हमने पढ़ा। बाबू अमोर्टाइजेशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ, बेटा आप सामने देखो, इसको समझ लो, लिखवा दूंगा अभी बहुत टाइम। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। जब बेटा किसी इनटेंजिबल एसेट्स का दाम गिरता है बेटा, उसको हम डेप्रीसिएशन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं बेटा अमोर्टाइजेशन हो गया। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूं, मैंने बेटा पहले पेटेंट की बात की हुई है ना आपके साथ,
याद है ना बेटा, एक कंपनी क्या कर रही है, कैंसर को क्योर करने के लिए एक मेडिसिन बनाना चाह रही है, रिसर्च पे खर्चे पे खर्चे खर्चे पे खर्चे करी जा रही है बेटा। और बेटा जिस दिन मेडिसिन बनी तब तक कंपनी 17 करोड़ रुपए मान लो लगा चुकी है, और कंपनी ने पेटेंट ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि मैं इस फॉर्मूला का यूज करके मेडिसिन बनाऊंगी, कोई और ना बनाने पाए। सरकार ने कहा 17 साल तक इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी इंसान मेडिसिन नहीं बना सकता, ये आपकी एसेट है, हम आपको पेटेंट देते हैं बेटा 17 साल का। बेटा मैंने 17 करोड़ रुपए लगाए और मुझे 17 साल के लिए पेटेंट मिला, यानी कि मैं हर साल इसकी वैल्यू 1-1 करोड़ रुपए बुक में दिखाता जाऊंगा, 1-1 करोड़ रुपए कम करता चला जाऊंगा। पहले साल दिखाऊंगा मेरी एसेट 17 करोड़ की है, दूसरे साल 16, तीसरे साल 15, फिर 14, फिर 13, 12, 11 और आखिरी साल ये 0 हो जाएगी। हर साल 1 करोड़ की वैल्यू गिरा रहा हूं ना, क्या मैं इसको डेप्रीसिएशन बोलने वाला हूं? नहीं बेटा, मैं बोलूंगा अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं। समझ आई बात? टेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू गिरती है हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन हुआ, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिरती है हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन हुआ। और बेटा डिप्लीशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, that means natural resources, for example coal mines। बेटा जब किसी वेस्टिंग एसेट या वेस्टिंग एसेट कुछ और नहीं होता बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनकी वैल्यू गिरती है बेटा, तो हम इसको बोलते हैं बेटा डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, सरकार ने एक साइट आइडेंटिफाई करी बेटा जिसमें बहुत कोल है बेटा, बहुत कोल है बेटा, और सरकार क्या करती है बेटा, हर साल कोल माइंस बेचती है, ठीक है ना, हर साल बेचती हैं। आपको पता होगा बेटा ठेका छूटता है बेटा, पता है, सुना है कब इसके बारे में, ठीक है ना, 2-2, 3-3 साल के लिए साइट बेचती हैं। पैसे कितने मांगती है? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। 50,000 करोड़ दे दो, 2 साल के लिए साइट आपकी हुई। 2 साल के लिए आपकी हुई का मतलब पता है क्या बेटा, जितने मर्जी ट्रक खड़े कर दो, जितनी मर्जी लेबर बुला लो, जितना कोल निकाल सकते हो निकाल लो। 2 साल आपके हैं बेटा, चाहे 24 घंटे काम करो बेटा, चाहे 16 घंटे काम करो, चाहे 18 घंटे, चाहे 5,000 लेबर लगाओ, चाहे 10,000 लगाओ, चाहे 500 ट्रक लगाओ, चाहे 1000 लगाओ, जितना निकाल सकते हो निकाल लो। सरकार को 50,000 करोड़ से मतलब है बेटा। बाबू अभी जब पहली बार आपने आइडेंटिफाई करी कोल माइन, बहुत कोल था बेटा, पहले साल ठेका भी बहुत बढ़िया छूटा, 50,000 करोड़ का छूटा। 2 साल के बाद कहीं ना कहीं बेटा बहुत सारा कोल निकल गया होगा, अब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू गिरेगी। अगले साल बेटा बिकी 40,000 करोड़ की, बेटा क्या 10,000 करोड़ से वैल्यू गिर गई? ये क्या है? ये डिप्लीशन है। ये ना तो डेप्रीसिएशन है ना अमोर्टाइजेशन है, ये है बेटा डिप्लीशन। समझ आई बेटा? तीनों वर्ड में डिफरेंस क्लियर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारा चैप्टर ये है, डिफरेंस वैसे पता होना चाहिए। क्लियर बात? लिखना फटाफट से। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।